तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं NSEA जो एग्ज़ाम आज कंडक्ट हुआ है यानी 22 नवंबर को। तो फिजिक्स का सेक्शन क्वेश्चन नंबर 1 to 10 मैं डिस्कस करूंगा। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यूनिट एंड डायमेंशन से। इसमें दिया हुआ है कि एक्सप्रेशन कि f इज इक्वल टू ए ई टू दी पावर पी एक्स डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर बी इंटू वी टी स्क्वायर वेयर वी टी इज इक्वल टू रूट अंडर 2mg बाई रो ईटा एस इज एक्सप्रेशन फॉर टर्मिनल वेलोसिटी। ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है टर्मिनल वेलोसिटी का, where m is the mass, g is acceleration due to gravity, rho is the density of the medium, and s is the surface area of the particle, eta is the coefficient of viscosity। और हमसे पूछा है डायमेंशन किसका किसका, तो a का, b का एंड p का। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे अगर हम लोग बात करें तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। हमने कहा कि देखो, ये मैथमेटिकल फंक्शन है, मैथमेटिकल फंक्शन का कोई भी यूनिट या डायमेंशन नहीं होता। तो इसका मतलब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से हम कह सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ एफ और डायमेंशन ऑफ ए इक्वल होगा। इसका मतलब ए का डायमेंशन न्यूटन के इक्वल होगा। उसी प्रकार अगर हम लोग सेकंड एक्सप्रेशन देखें तो हर एक्सप्रेशन का एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या इक्वेशन में जितने भी टर्म होते हैं सभी का डायमेंशन सेम होता है। तो इसका मतलब डायमेंशन ऑफ बी इंटू डायमेंशन ऑफ वी टी स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एफ। तो डायमेंशन ऑफ बी कितने के इक्वल आ जाएगा, तो डायमेंशन ऑफ एफ डिवाइडेड बाई डायमेंशन ऑफ वी टी स्क्वायर। और डायमेंशन ऑफ फोर्स होता है न्यूटन और इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये आ जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें डायमेंशन चाहिए p का, तो ये पावर वाला टर्म है और एक्सपोनेंट का डायमेंशन हरदम क्या होता है, यूनिटलेस होता है, डायमेंशनलेस होता है। तो इसका मतलब पावर कितना है, तो डायमेंशन ऑफ p डायमेंशन ऑफ x डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ t स्क्वायर इज इक्वल टू 1, डायमेंशनलेस है। इसका मतलब डायमेंशन ऑफ p जो होगा वो डायमेंशन ऑफ t डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ x होगा। और t से टाइम को रिप्रेजेंट किया है और x से किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब इसका यूनिट क्या हो जाएगा, तो इसका यूनिट होगा सेकेंड बाई मीटर, यानी मीटर इनवर्स पर सेकेंड। तो जरा देख लीजिए यहाँ पर टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर पर मीटर। तो यहाँ से देखिए सेकेंड स्क्वायर पर मीटर, तो फर्स्ट ए का यूनिट होगा न्यूटन, बी का यूनिट होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, एंड p का यूनिट होगा सेकेंड स्क्वायर पर मीटर। ये नहीं होगा, ये यहाँ पे ये टर्म गया, तो ये p का यूनिट। thus ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो एरर पर बेस्ड ये क्वेश्चन है और देखिए समझिएगा क्या कह रहा है। गैनी मेड
एक सैटेलाइट है जुपिटर का जिसका जहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मान 1/7 ऑफ अर्थ होता है, ये गिवन है क्वेश्चन में। और मून पर ये तो वेल नोन फैक्ट है कि मून पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मान अर्थ का 1/6 होता है। टू आइडेंटिकल पेंडुलम्स आर टेकन, वन ऑन गैनीमेड एंड other on the moon. The two pendulums start oscillating together. After how many oscillation on moon will they come again in the same phase with approximately 1% uncertainty? कहने का मतलब समझो, तो इसका मतलब दोनों को हमने टाइम पीरियड के बारे में पहले बात कर लें। तो टाइम पीरियड ऑन क्या है, गैनीमेड, और टाइम पीरियड मून पर। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π√L/g, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू √g। तो ये हो जाएगा g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन गैनीमेड, तो ये g हो गया। और g का वैल्यू गिवन है g/6, वेयर g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो ये आ गया √7/6। अब इसका वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो ये 1.008 समथिंग आएगा। क्लियर, ये आ गया। अब हमने कहा कि कह रहा है कि तो किसका टाइम पीरियड ज्यादा है, तो टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम विच इज ओवर द गैनीमेड, गैनीमेड सैटेलाइट पर जो पेंडुलम है उसका टाइम पीरियड अधिक है। टाइम पीरियड अधिक है मतलब वो स्लो ऑसिलेशन कर रहा होगा। तो विच वन इज फास्ट, तो टाइम पीरियड ऑफ मून इज पेंडुलम ऑन मून इज फास्ट। तो हमने क्या किया कि इस प्रकार हम सोचते हैं कि लेट आफ्टर टाइम t दे विल अगेन इन सेम फेज। तो इसका मतलब टाइम t में जो मून पर वाला पेंडुलम होगा वो धीरे धीरे क्या होगा, उसका एंगुलर जो फेज डिफरेंस है वो धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। और वो सेम फेज में कब आएंगे, जब उनके बीच का फेज डिफरेंस 2π के इक्वल होगा। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 1% अनसर्टेनिटी है। तो इसका मतलब हमने कहा कि ओमेगा ऑफ पेंडुलम ऑन मून इनटू टाइम t, दिस इज द टोटल फेज एंगल रोटेटेड बाय द पेंडुलम इन टाइम t, माइनस ओमेगा ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑन गैनीमेड इनटू में टाइम t। ये जो होना चाहिए 2π के इक्वल होता अगर एग्जैक्टली सेम फेज में होता है, लेकिन बोल रहा है कि 1% अनसर्टेनिटी है। इसका मतलब 1% का फ्लक्चुएशन हो सकता है। तो यहाँ पे हम इसको 99/100 भी लिख सकते हैं या 101 नहीं सॉरी, ये जो वैल्यू आएगा, चलिए हाँ, तो ये फ्लक्चुएशन जो होगा या तो 2π एग्जैक्टली 2π नहीं है, 1% का क्या है फ्लक्चुएशन अनसर्टेनिटी है, तो 101/100 भी हो सकता है। उससे आंसर पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से हम लोग टाइम निकालेंगे। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2π टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम ऑन मून और इनटू में t माइनस 2π टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम ऑन सैटेलाइट, ये टाइम पीरियड ऑन गैनीमेड, यह हो गया इंटू t और यह हो गया 2π इंटू 99/100 या 0.99 भी लिख सकते हैं। 2π कैंसिल होगा, तो यहाँ से वो टाइम कितना आ जाएगा जितने के बाद इनके बीच फेज डिफरेंस जो होगा वो 2π इंटू 99/100 यानी 1%
अनसर्टेनिटी हो उसमें, तो ये आ जाएगा टाइम पीरियड टी जी टी एम बाई टी जी माइनस टी एम इंटू में क्या हो जाएगा 99/100। हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया है कि आफ्टर हाउ मेनी ऑसिलेशन दिस विल ऑन मून दे विल बी अगेन इन सेम फेज विथ दिस मच ऑफ अनसर्टेनिटी। तो टाइम तो हमें पता चल गया है, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कैसे निकालेंगे? तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन के लिए हम लोग लिख सकते हैं n इज इक्वल टू टाइम अपॉन टाइम पीरियड ऑन मून। अब इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू गिवन है टी जी अपॉन टी एम का वैल्यू भी हम लोग निकाल चुके हैं। ये सारा कैलकुलेशन करने के बाद ये आएगा वैल्यू 13.5, और ये फ्रैक्शन नहीं है, तो सॉरी फ्रैक्शन है, और हमको इंटीजर चाहिए क्योंकि नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कंप्लीट रेवोल्यूशन होना चाहिए। तो इसका मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 27 रेवोल्यूशन। तो द करेक्ट आंसर इज 27। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस एक टर्म यूज किया है बेटे इसमें कि फोकल नंबर। तो फोकल नंबर जो होता है या फोकल रेशियो जो होता है वो बेसिकली फोकल नंबर का मतलब होता है, फोकल नंबर बोलो या फोकल रेशियो बोलो, इसका मतलब होता है फोकल लेंथ डिवाइडेड बाय अपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव। ये एक टेलीस्कोप के लिए एक टर्म डिफाइन होता है। अगर ये रेशियो इसका वैल्यू कम है, इसका मतलब कि सेम अपर्चर के लिए फोकल लेंथ कम होगा। इसका मतलब क्या है कि फोकस नज़दीक में है, इसका मतलब उसका लाइट गैदरिंग पावर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे इसका फोकल रेशियो दिया हुआ है f/10 और इसका कितना दिया हुआ f/5। तो पहले वाले का फोकल रेशियो कम है, फोकल नंबर कम है, इसका मतलब कि इसका लाइट गैदरिंग पावर ज़्यादा होगा। लेकिन क्वेश्चन हमको सिंपली फोकल लेंथ से रिलेट करना है इस फोकल रेशियो को। तो हम लोग कह सकते हैं कि फोकल नंबर या फोकल रेशियो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ f। इसका मतलब फोकल रेशियो ऑफ फर्स्ट बाय फोकल रेशियो ऑफ सेकेंड। क्लियर? या ऐसे कर लो, सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ से अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि फोकल नंबर जो सेकेंड टेलीस्कोप का है, फर्स्ट का कितना दिया हुआ है f/5 और इसका कितना है f/10। इसका मतलब कि 2 टाइम्स ऑफ फोकल नंबर। तो फोकल नंबर में रिलेशन क्या आ गया? तो अब हम लोग कह सकते हैं कि फोकल लेंथ ऑफ f ऑफ f/10 f/5 telescope is 2 times of focal length of f/10। क्लियर? अरे जो फोकल रेशियो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ है, इसका मतलब जिसका फोकल लेंथ का जो रिलेशन होगा वही रिलेशन फोकल रेशियो का होगा। तो इसका मतलब इसका जो फोकल रेशियो है वो इसका 2 टाइम्स है। तो इसका मतलब पहले वाले का जो फोकल लेंथ होगा वो दूसरे वाले टेलीस्कोप का ट्वाइस होगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। फोकल लेंथ ऑफ टेलीस्कोप विथ f/10 रेशियो इज ट्वाइस एज कंपेयर टू, फोकल लेंथ ऑफ टेलीस्कोप विथ f/5 रेशियो is twice as compared to focal length of telescope with f/10 ratio. Option A is the correct option. Now come to क्वेश्चन नंबर 4, और ये भी केपलर्स लॉ पे आधारित एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। द रेडियस वेक्टर ऑफ प्लैनेट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम इंटरवल while revolving around the sun। इसका मतलब, और ये वेल नोन फैक्ट है, केपलर का सेकेंड लॉ है,
dA अपॉन dt जो होता है एरियल स्पीड, वो एक कांस्टेंट होता है और वो होता है L अपॉन 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्लैनेट, मास ऑफ सन, सॉरी, मास ऑफ सन, ये होता है। और चूंकि ऐसा क्यों, ये तो हम, ये हुआ। अब जरा देखो, जो सन के अराउंड अर्थ इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, कहीं पर भी रहेगा तो इसका जो फोर्स रहेगा वो हरदम सन की ओर लगेगा, और पोजीशन वेक्टर जो होगा वो इधर होगा। इसका मतलब कि टॉर्क ऑन प्लैनेट अबाउट सन, अबाउट सन, ये जीरो आएगा। क्यों? क्योंकि वेक्टर आर और एफ के बीच 180 डिग्री हो रहा है, और टॉर्क का एक्सप्रेशन होता है आर क्रॉस एफ। अब जरा देखो, टॉर्क अगर जीरो हो गया सिस्टम का, तो इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, कांस्टेंट होगा, तो एरियल वेलोसिटी क्या होगा, यह कांस्टेंट आ जाएगा। तो इसका मतलब कि रेडियस वेक्टर ऑफ प्लैनेट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम while revolving around the sun. This is the correct statement. Gravitational force between the sun and planet is along the line joining the two. The gravitational force, ये central force है, always acts along the line joining the two. अब ऑप्शन में बोल रहा है both the statements are true, yes, and statement 2 is the correct explanation of 1, the correct region of statement 1. This is द करेक्ट आंसर। ये करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है, क्योंकि आर और एफ दोनों जो हैं एक ही डायरेक्शन में हैं, इसलिए टॉर्क जीरो होगा, और टॉर्क जीरो होगा तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, कांस्टेंट होगा। कम टू क्वेश्चन नंबर 5, जो कि एक वेल नोन फैक्ट है बेटा, कि मेटालिक कंडक्टर का जो रेजिस्टिविटी होता है वो टेम्परेचर के साथ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है, ठीक है, मेटल के लिए ये बोल रहे हैं। और सेमीकंडक्टर के लिए जो होता है, वो जो होता है सेमीकंडक्टर के लिए, सॉरी, मेटल के लिए ये जो ग्राफ होता है, मेटल के लिए रेजिस्टिविटी इंक्रीज करता है, ये ऐसा रो नॉट होता है। और अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर के लिए, तो फॉर सेमीकंडक्टर जो ग्राफ होता है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है। ये भी एक्सपोनेंशियल ही ग्राफ होता है, ये भी एक्सपोनेंशियल होता है। रेजिस्टिविटी वर्सेस टाइम, ये किसके लिए ग्राफ होता है? सेमीकंडक्टर के लिए। और हमसे पूछा किसके लिए गया है? सेमीकंडक्टर के लिए, ठीक है। मेटल के लिए तो हम लोग ये वाला ग्राफ भी हो सकता था, ठीक है, क्योंकि जैसे ही एक क्रिटिकल टेम्परेचर के बाद वो सुपर कंडक्टर में कन्वर्ट हो जाता है। मेटल में ऐसा होता है, ग्राफ इधर आता है तब जाके जीरो हो जाता है सडनली। तो हमसे पूछा है सेमीकंडक्टर के लिए, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ कम टू दिस वन। हाँ, ये क्वेश्चन जो है तो इसमें कंपैरिजन करना होगा हमको। क्या क्वेश्चन का है? बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है कि हमारे पास 3 आइडेंटिकल बल्ब हैं, बी, सी एंड डी, तो ऑब्वियस है कि तीनों का रेजिस्टेंस भी सेम होगा, और इसको एक कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स से यानी एक सेल से, बैटरी से कनेक्ट किया है। अब क्या हमसे पूछा है कि वन मोर आइडेंटिकल बल्ब इन सीरीज विथ बल्ब बी, ठीक है, बाय कनेक्टिंग वन मोर आइडेंटिकल बल्ब इन सीरीज विथ बल्ब बी, द इंटेंसिटी ऑफ बल्ब बी will decrease but that of bulb C and D will increase। अब इंटेंसिटी ऑफ बल्ब जो होगा, जो ग्लो होगा, वो बेसिकली पावर पे डिपेंड करेगा, और पावर का फॉर्मूला होता है V² बाई रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस तो सभी का सेम है, तो हमको देखना होगा कि आफ्टर कनेक्शन वोल्टेज पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, और बिफोर कनेक्शन वोल्टेज क्या था। तो अगर बेटा इस वोल्टेज को हम फॉर माई ओन कन्वीनियंस V मान लिया मैंने,
तो इसका रेजिस्टेंस R है, इसका रेजिस्टेंस R है, इक्विवेलेंट इन दोनों का कितना हो जाएगा R/2, और ये R है, ठीक है। सीरीज में करंट सेम होता है, तो वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। इसका मतलब ये हुआ कि इसका रेजिस्टेंस R है, इन दोनों का मिला करके R/2 है, तो रेशियो ऑफ वोल्टेज 2:1 होगा, या ऐसे बोल लो 1:2 होगा। इसका मतलब ये टोटल वोल्टेज 3 पार्ट में डिवाइड होगा। 1 पार्ट इसके क्रॉस आएगा V/3, और इसके क्रॉस कितना आएगा 2V/3। क्लियर? जब हमने वो उस फोर्थ जो आइडेंटिकल बल्ब है, ये बिफोर कनेक्शन सिचुएशन है। अब हम एक एक करके चेक कर लें कि क्या होगा जब हम बल्ब बी के साथ एक सीरीज में लाएं। तो इधर बल्ब था, तो हम सिंपली इसको रेजिस्टेंस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये इधर 2 था। बहुत इजी वे में कैलकुलेट हो जाएगा बेटे, देखो। और इसके क्रॉस टोटल वोल्टेज भी है, तो ये हो गया R। तो इसका इफेक्टिव तो हो गया R/2। इसका मतलब रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस है 1:2:2। तो टोटल 5 पार्ट में वोल्टेज डिवाइड होगा। इसके क्रॉस 1 पार्ट आएगा V/5, इसके क्रॉस 2V/5, इसके क्रॉस भी 2V/5। तो बल्ब जो B था, यही B था। ये कौन सा बल्ब था? C, और ये था कौन? D। और ये जो एक्स्ट्रा बल्ब हमने कनेक्ट किया उसके बारे में बात कर रहा है। तो पहले वोल्टेज 2V/3 था, यानी 2/3 का मतलब 0.66, और 2/5 का मतलब 0.4। तो वोल्टेज घटा है, और पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर ऑफ वोल्टेज। तो वोल्टेज घटा है तो इल्यूमिनेंस भी क्या होगा? घटा होगा। तो इसका इल्यूमिनेंस घटा है। और अब इसकी बात कर रहे हैं C और D की। तो C और D पर पहले था 1/3 0.33, अब हो गया V/5, तो V/5 0.2V। इसका मतलब इसका भी क्या होगा? घटा होगा। तो ऑप्शन क्या है? अब देख लीजिए, इन सीरीज विथ बल्ब B द इंटेंसिटी ऑफ बल्ब B विल डिक्रीज। तो घटा, नो डाउट, बट दैट ऑफ बल्ब C एंड D विल इंक्रीज, दैट इज इनकरेक्ट। अब हम लोग आते हैं सेकंड ऑप्शन पर। सेकंड ऑप्शन अगर देखा जाए तो सेकंड ऑप्शन में कह रहा है कि इन पैरेलल विथ बल्ब बी, यानी ये बल्ब बी था, इधर क्या था? सी था, और इधर क्या दिया है? तो डी दिया है। तो ये आर आर, और इसके साथ उस तीसरे चौथे बल्ब को हमने कनेक्ट किया बी के साथ पैरेलल में। अब हमको देखना है कि इल्यूमिनेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो अब जरा देखो, हमने कहा ये R/2 हो गया, ये भी R/2 हो गया। इसका मतलब वोल्टेज का रेजिस्टेंस का रेशियो 1:1 है। तो वोल्टेज 2 पार्ट में डिवाइड होगा, और वो तो V/2 तो दोनों के क्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा? V/2। अब चलिए कंपेयर कीजिए इनिशियल सिचुएशन से। इनिशियली इसके क्रॉस वोल्टेज था 0.66V, और इसके क्रॉस अब हो गया है 0.5V। इसका मतलब कि वोल्टेज घटा है तो इल्यूमिनेंस भी घटा होगा। इसके क्रॉस वोल्टेज था 0.33V, और इसके क्रॉस अब हो गया 0.5V। इसका मतलब वोल्टेज इसकी अपेक्षा में बढ़ा है, इसका मतलब इल्यूमिनेंस बढ़ गया होगा। तो इन पैरेलल विथ बी द इंटेंसिटी ऑफ ऑल द 3 बल्ब बी सी डी विल डिक्रीज। तो ये गलत है, केवल किसका? बी का डिक्रीज करेगा, सी और डी का क्या होगा? इंक्रीज करेगा। इन पैरेलल विथ बल्ब सी एंड डी। अब देख लो, हम थर्ड ऑप्शन की ओर आ रहे हैं। तीसरे ऑप्शन में अब तो बेटा तुम लोग अपने से कर सकते हो बहुत आसानी से। एक बार मेथड क्लियर रहना चाहिए, उसके बाद तो कैलकुलेशन है मात्र। तो हमने इस तीसरे बल्ब को यहाँ पे कनेक्ट किया, किसके साथ? तो ये हमारा बल्ब था बी, ये था सी, ये था डी, और ये हमारा फोर्थ रजिस्टर
बल्ब कनेक्ट किए सी और डी के पैरेलल में, तो ये हो गया R/3 और ये हो गया R। तो रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस 1:3 है, तो टोटल वोल्टेज 4 पार्ट में डिवाइड होगा। इसके क्रॉस आएगा V/4 और इसके क्रॉस आएगा 3V/4। अब जरा देख लो यहां से, तो इनिशियल वोल्टेज था 0.66V, अब है 0.75V, तो वोल्टेज बढ़ा है तो इल्यूमिनेंस बढ़ा होगा। इनिशियल वोल्टेज था 0.33V, अब है 0.25V, तो घटा है, यानी सी और डी का घटना चाहिए। द इंटेंसिटी ऑफ ऑल द 3 बल्ब BCD विल इंक्रीज, जो कि इनकरेक्ट है। इंक्रीज केवल बी का करेगा, सी और डी का घटेगा। तो इसका मतलब ये इनकरेक्ट था बेटे, ये भी इनकरेक्ट हो गया। इसका मतलब एकमात्र ऑप्शन यही सही होगा। अब चलिए इसको भी हम कैलकुलेट कर लें। इन सीरीज विथ बल्ब सी द इंटेंसिटी ऑफ बल्ब इन सीरीज विथ बल्ब सी, तो सी के सीरीज में लाना है। तो हमने क्या किया, ये बी था और सी के सीरीज में एक बल्ब कनेक्ट किया, और इधर क्या हो गया, डी। तो आर, ये भी आर, सारे रेजिस्टेंस आइडेंटिकल है तो वही। ये कितना हो गया 2R, और ये आर पैरेलल में, 2R और आर पैरेलल में, तो ये आ जाएगा इफेक्टिव 2R/3। इफेक्टिव कितना आएगा, 2R/3। तो इसका मतलब ये कहेंगे कि इसके रेस्पेक्ट में ये 3/2 टाइम्स ज़्यादा है ना, यानी इसका रेजिस्टेंस 2R होगा तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, 3R। इसका मतलब ये हुआ कि वोल्टेज 5 पार्ट्स में डिवाइड होगा, 2 पार्ट इसको मिलेगा और 3 पार्ट इसको मिलेगा। तो वोल्टेज बेसिकली 5 पार्ट में डिवाइड हुआ, तो इधर कितना आ जाएगा 2V/5 और इधर कितना आएगा 3V/5। इसका मतलब ये हुआ, ये हो गया 0.6V और ये था 0.66, घट गया। और ये वाला 0.33 और ये है 0.4, ये बढ़ गया। इसका मतलब सी और डी का इल्यूमिनेंस बढ़ेगा और बी का घटेगा। तो बी विल डिक्रीज एंड दैट ऑफ बल्ब डी विल इंक्रीज। सी का बोला भी नहीं है, तो हाँ, सी के बारे में अगर पूछता तब क्या करते, चलो ये भी देख लो। इसके क्रॉस 2V/5 है, अब क्या हो गया, इसके क्रॉस V/5 हो जाएगा, V/5, और यही हमारा सी था। तो सी के क्रॉस जो आया ये 0.2V, तो सी का इल्यूमिनेंस घटेगा, डी का बढ़ेगा और बी का भी घटेगा। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7। रिलेटिविटी पे बेस्ड है ये क्वेश्चन, और ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है जेई में। ये सब बहुत इजी क्वेश्चन है बेटे। क्या कहा कि 2 प्रोजेक्टाइल हैं, 2 कैनन्स हैं, 1000 मीटर हाइट पर ये दोनों प्लेस्ड हैं टावर पे, और इनके बीच का जो हॉरिजॉन्टल सेपरेशन है वो 400 मीटर है, और इन दोनों को 40 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट किया गया। इसको भी 40 मीटर पर सेकेंड से। तो कहना यह है कि कहाँ पे ये बॉल को लाइट करेगा, तो सिमेट्री से तो हम सीधे सीधे बोल सकते हैं कि बीचों बीच करेगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट देखो, इसको ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस मान रहा है, और इसको क्या मान रहा है यहाँ वाई। तो अब हमको सोचना है इससे, तो रिलेटिविटी का कंसेप्ट है। सबसे पहला काम हम ये करें, इसको इधर कंपोनेंट निकालेंगे तो ये आ जाएगा 20√2, इसका भी इधर कितना आएगा 20√2। तो रिलेटिव स्पीड कितना आ जाएगा, तो जब वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं रिलेटिव स्पीड सिंपली ऐड हो जाता है। तो टाइम ऑफ कोलिजन जो होगा जब ये कोलाइड करेंगे, टाइम आफ्टर विच द 2 बॉल्स कोलाइड, तो ये होगा एक्स रिलेटिव बाई वी रिलेटिव इन एक्स डायरेक्शन। तो एक्स रिलेटिव एक्स में डिस्टेंस कितना है 400 डिवाइडेड बाई रिलेटिव स्पीड कितना हो गया 40√2, तो ये आ गया 10/√2 दैट इज 5√2। अब उस
इस टाइम इंटरवल में, है ना, दोनों इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो कोलिजन जो भी होगा वो बीचों बीच होगा। अब सवाल ये है, बीच में इधर भी हो सकता है, इस लाइन पे भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, तो वो कैलकुलेट करेंगे। हमने देखा कि इसका डिस्प्लेसमेंट हम इस टाइम में इसका y कोऑर्डिनेट क्या हो गया, तो एस वाई इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ठीक है, तो y में इसका वेलोसिटी कितना होगा, तो ऑब्वियस है ये भी आएगा 40 साइन 45 यानी 20√2। तो इसको वो एस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा यू वाई तो 20√2 और टाइम कितना आ गया 5√2 माइनस हाफ जी तो 9.8 और टी स्क्वायर तो 25 इंटू 2 तो 50 हो जाएगा, टी स्क्वायर 50 कर दो तो बताइए ये कितना आ जाएगा, तो ये हो गया 200 और इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 490 और 490 का हाफ करोगे तो ये आ जाएगा 245 यानी ये आ जाएगा -45। इसका मतलब एग्जैक्टली ये जो दोनों बॉल होंगे ये 45 मीटर नीचे आके कोलाइड किए होंगे और उनका इधर से डिस्टेंस कितना होगा, दोनों ओर से डिस्टेंस 200 मीटर होगा और ये हाइट कितना नीचे है तो 45 मीटर। तो करेक्ट ऑप्शन इज 200 मीटर माइनस 45 मीटर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ कम टू अनदर क्वेश्चन, और ये थर्मल फिजिक्स का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए क्या कहा कि एक 60 मोल्स ऑफ हीलियम गैस, तो नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, गिवन क्वांटिटी लिख लिया कीजिए ऐसे क्वेश्चन में 60 मोल्स हैं और इनिशियली एट 28 डिग्री सी, तो इसका जो टेम्परेचर है तो 273 प्लस 28 करोगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 301 केल्विन। ये इट अंडरगोज आइसोथर्मल, ये जो प्रोसेस है कह दिया है आइसोथर्मल है, इसका मतलब इस प्रोसेस में टेम्परेचर नहीं बदला होगा, तो बी पर भी टेम्परेचर जो होगा वो कितना होगा 301 केल्विन होगा। अब उसके बाद आइसोबारिक एक्सपेंशन है बी से सी, और इस प्रोसेस में वॉल्यूम डबल हुआ है तो टेम्परेचर भी डबल हुआ होगा, तो हम कह देंगे कि ये हो गया 602 केल्विन। आइसोथर्मल प्रोसेस, देखो डेल्टा यू का फॉर्मूला होता है बच्चे एन सी वी डेल्टा टी, और आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा टी 0 होगा। आइसोथर्मल में, आइसोथर्मल का मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेल्टा टी 0 होगा। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन आइसोथर्मल प्रोसेस, यानी इस प्रोसेस ए बी में कोई चेंज इन इंटरनल एनर्जी नहीं होने वाला। अब हम लोग बात करते हैं इस प्रोसेस बी सी में, तो ये एक आइसोबारिक प्रोसेस है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला यही होगा, और टेम्परेचर का चेंज हमें पता है, और सीवी का एक फॉर्मूला होता है वो हम लोग यूज़ कर, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन प्रोसेस बी सी जो होगा वो होगा एन, सीवी को हम लोग लिखते हैं F/2 इंटू में आर डेल्टा टी। क्लियर? तो अब जरा देख लीजिए, एन का मान दिया हुआ है 60 और हीलियम गैस यूज किया है। कौन सा? हीलियम। हीलियम इज ए मोनोएटॉमिक गैस, और मोनोएटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है वो 3 के इक्वल होता है, तो 3/2, आर का मान हो जाएगा 8.3 और डेल्टा टी का मान टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, तो ये हो जाएगा 301, क्या हो जाएगा? जूल। जब ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो जहाँ तक ये आ जाएगा 225 किलो जूल के इक्वल आएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। कैलकुलेट करके चेक कर लीजिए। नाउ कम टू इन एन एटम
द न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन्स एंड 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन बोल दिया, 2 प्रोटॉन्स 2 न्यूट्रॉन्स मतलब हीलियम होगा, और 1 इलेक्ट्रॉन स्पेसीज है यानी हीलियम प्लस आयन के बारे में बात कर रहा है। इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस अकॉर्डिंग टू बोर्स एटॉमिक मॉडल द ओनली विजिबल वेवलेंथ कॉरेस्पॉन्ड टू द ट्रांजिशन। ठीक है, कौन सा वेवलेंथ विजिबल रेंज में आएगा, केवल एक ही ऑप्शन करेक्ट है। तो हमने कहा कि वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है 1/λ इज इक्वल टू 1/λ इज इक्वल टू होता है R रिडबर्ग कांस्टेंट Z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब जरा देखो यहाँ से कि Z का मान तो यहाँ से पता चल गया कि Z का मान कितना हो जाएगा, तो Z का मान 2 हो जाएगा। तो ये 1/λ इज इक्वल टू हो गया 4R और इधर हो गया 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब जरा ध्यान से बात को समझिएगा, ऐसा क्वेश्चन अक्सर आता है। तो लैम्डा पहला ट्रांजिशन कौन सा दिया हुआ है, तो 2 to 1 ट्रांजिशन दिया हुआ है। तो 2 to 1 ट्रांजिशन, अब सभी चीज को हम लिखेंगे नहीं, सोचिए 2 to 1, तो लोएस्ट स्टेट 1 पुट करेंगे, ये 4 हो जाएगा। तो 1 माइनस 1/4 तो 3/4, 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3R आएगा। तो लैम्डा का मान आ जाएगा 1/3R। और बच्चे 1/R का मान जो होता है, 1/R का मान जो होता है वो 911 एंगस्ट्रम के अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है। तो ये आ जाएगा हमारा 303 पॉइंट समथिंग 36 एंगस्ट्रम। बेटा विजिबल का रेंज जो होता है, वेवलेंथ रेंज जो होता है 3800 से 7500 या 7800 तक, और ये एंगस्ट्रम में बात कर रहा है। और ये 303 है यानी वेवलेंथ कम है, यानी ये अल्ट्रावायलेट रीजन में होगा। तो ये तो आंसर नहीं है। सेकंड ऑप्शन चेक कर लो, 4 से 2। तो 4 से 2 ट्रांजिशन अगर हम करें तो ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर, तो 1/4 माइनस 1/16, तो ये हो जाएगा कितने के इक्वल आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3/16। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 3/4 बचेगा टोटल। तो ये आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू 3R/4, तो लैम्डा इज इक्वल टू 4/3R आएगा। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका 3 टाइम्स हो जाएगा, सॉरी 4 टाइम्स हो जाएगा। तो ये 12 या 13 जो भी आएगा 14 आएगा, लाइक दिस एंगस्ट्रम। और ये भी हमारा अल्ट्रावायलेट रीजन में है, विजिबल लेंथ से कम वेवलेंथ है। अब हम लोग आ जाते हैं 4 से 3 ट्रांजिशन में। 4 से 3 ट्रांजिशन में लैम्डा का मान देखो, वैल्यू पुट करो, 1/3 का स्क्वायर तो 1/9 माइनस 1/16, तो 16 इंटू 9 144 हो जाएगा, और 16 माइनस 9 7 होगा। और इधर से डिवाइड करोगे तो एक 16 का 4 और 9 36, यानी ये आएगा 36/7R ये आएगा। और 36/7R का मतलब हो गया 75.1 इंटू में 911। और ये जरा देखो, ये हमारा विजिबल रेंज में आ गया 5, तो लगभग 545 समथिंग एंगस्ट्रम। और यही हमारा किस रेंज में है, विजिबल रेंज में है। इसको भी कैलकुलेट करोगे तो ये भी कम आ जाएगा, इसका मतलब ये भी अल्ट्रावायलेट रीजन ही में आएगा, देखना। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आरसी सर्किट पे आधारित क्वेश्चन है।
हम लोग जानते हैं कि आरसी सर्किट में करंट का जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है आई इज इक्वल टू आई नॉट ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन टाउ यानी आर इंटू सी। तो करंट जो होता है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है। तो t इज इक्वल टू 0 पे करंट जो होगा वो मैक्सिमम होगा और धीरे धीरे वो जो है 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी फाइनली करंट सर्किट में 0 होगा तो बल्ब का जो इल्यूमिनेंस है वो 0 होना है। ग्लो जो है वो घटते जाएगा। कैसे घटेगा? लीनियरली नहीं घट रहा है, अब करंट घट रहा है। तो डी अपॉन डी टी, अच्छा ठीक है, पावर को हम लोग ऐसे बोल सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आर। क्लियर? तो करंट जो है एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब जो इस बल्ब का ग्लो होगा वो भी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा। और t इज इक्वल टू 0 पे करंट मैक्सिमम होगा, इसके क्रॉस, इस बल्ब के क्रॉस वोल्टेज क्या होगा? मैक्सिमम होगा, और उस समय उसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। एज सुन एज द स्विच एस इज क्लोज the bulb will glow with maximum intensity which will then slowly decreases to zero। देखो यहाँ पे अदर ऑप्शन भी है, लेकिन उसमें अंतर क्या है? क्या बोला? फ्रॉम द टाइम द स्विच एस इज क्लोज द बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग विथ इंटेंसिटी इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली। ये तो गलत है, डिक्रीज करेगा इंटेंसिटी। इसमें देख लो, द बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग विथ इंटेंसिटी इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली, ये भी गलत। इफ डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज इंक्रीज्ड, तो कैपेसिटर के पैरेलल प्लेट, सी का फॉर्मूला होता है बेटा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो अगर ये हम क्या करेंगे? बढ़ाएंगे, डिस्टेंस बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस क्या होगा? घटेगा, और कैपेसिटेंस घटेगा तो टाइम कांस्टेंट का मान भी क्या होगा? घटेगा। क्लियर ये चीज का? तो अब बोला है बल्ब इंटेंसिटी विल अटेन मैक्सिमम वैल्यू इन शॉर्टन टाइम आफ्टर द स्विच इज क्लोज्ड। तो अब जरा सोचो कि मैक्सिमम इंटेंसिटी तो बेटा जस्ट क्लोज करने के बाद ही अटेन कर लेता है, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो है ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है कि शॉर्टर टाइम में ये अपना मैक्सिमम इंटेंसिटी गेन करेगा। तो द ओनली करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। तो ये पार्ट मेरा था 1 to 10, तो हमने इसको डिस्कस कर लिया। अब आगे का पार्ट अदर टीचर देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। ओके, चलो सर ने जहाँ तक बताया उसके आगे के जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है? एक मैकेनिकल स्प्रिंग जो है वो डेविएट्स फ्रॉम हुक्स लॉ अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है, और एक्स जो है वो ये स्ट्रेन है। कह रहा है कि एट व्हाट वैल्यू ऑफ स्ट्रेन एक्स द फोर्स डेविएट्स फ्रॉम द वन ओबेइंग द हुक्स लॉ विद द सेम के एंड यूनिट लेंथ। सेम के है और सेम यूनिट लेंथ है, जस्ट बाई 1%। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हुक्स लॉ के करस्पॉन्डिंग जो फोर्स है मान लो F है, और ये वाला जो फोर्स है मान लो कुछ F डैश है, ठीक है, और हुक्स लॉ वाले को F डैश बोल दो, और डिवाइडेड बाई व्हाट? दिस F, और इनटू क्या? 100%। और क्वेश्चन में इसको बोल रहा है क्या है? ये 1% है, ठीक है। F माइनस एफ डैश अपॉन एफ डैश इज इंटू 100% इज इक्वल टू वॉट? 1%। अब जो F डैश है उसे मैं क्या लिख सकता हूँ? K इंटू एक्स, और F जो है वो क्या लिख सकते हैं हम लोग? K इंटू ई की पावर x माइनस 1 और डिवाइडेड बाई K इंटू एक्स, और ये परसेंट हटा दो तो ये आ जाएगा आपका 1/100। ओके, K ऊपर नीचे से कैंसिल आउट हो गया,
और यहाँ पर हम एक अप्रॉक्सीमेशन लेंगे। क्या अप्रॉक्सीमेशन ले रहे हैं? अप्रॉक्सीमेशन ये ले रहे हैं कि यार मैं अप्रॉक्सीमेशन ये ले लेते हैं कि जो e टू द पावर x है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस एक्स अब प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 विच इज़ 2। बस यहाँ तक। हायर ऑर्डर पावर जो है उनको निगलेक्ट कर देते हैं। तो अगर इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, k वाला टर्म तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिखूँगा 1 प्लस एक्स अब प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, तो 1 1 भी कट गया, एक्स एक्स भी कट गया, तो ऊपर आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 बाई एक्स। तो फाइनली हमें यहाँ से क्या मिल गया? यहाँ से हमें मिल गया x बाई 2 लेफ्ट हैंड साइड में, एंड दैट इज 1 बाई 100। तो x कितना आ गया? 1 बाई 50। तो पूछा है इसका परसेंटेज, ऑप्शन में सब परसेंट के फॉर्म में दिया हुआ है। तो 1 बाई 50 को मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं किससे? 100 से परसेंट, एंड दैट विल गिव यू अराउंड 2%। ऑलराइट, एक आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या कहता है कि 3 लेंसेज है जिनके फोकल लेंथ f, f डैश और f है रिस्पेक्टिवली, और उनका प्रिंसिपल एक्सिस सेम है, कॉमन है, ठीक है। इन ऑर्डर दैट द विथ सक्सेसिव सेपरेशंस ऑफ f by 2 between each pair, okay, if the point object is placed on the common principal axis to the left of first lens at distance 2f from it, what should be the value of the focal length f dash so as to form the final image at a distance of 2f from the third lens on the right of it? तो हम क्या कह सकते हैं, मान लो ये एक लेंस है और ये एक लेंस है। अब ये जो बीच वाला लेंस है इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है, कैसा भी हो सकता है, तो मैं दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर कंसीडर कर लेता हूँ। और एक लेंस और है, ठीक है, और ये है इनका प्रिंसिपल एक्सिस। नाउ कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जो ये लेंसेज हैं, 1 बोल दो, 2 बोल दो, 3 बोल दो, इसका फोकल लेंथ f, f डैश और इसका f है। इस लेंस से 2f डिस्टेंस पे यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा है, दिस डिस्टेंस इज व्हाट? 2f, और ये वाला डिस्टेंस है f बाई 2, क्वेश्चन में गिवन है, और ये भी दिया है f बाई 2। और कहता है कि जो फाइनल इमेज बन रही है, मतलब लेंस 3 जो फाइनल इमेज बना रहा है वो इससे राइट में बन रहा है 2f डिस्टेंस पे। ये फाइनल इमेज है, फाइनल, एंड व्हाट अबाउट दिस डिस्टेंस? 2f है ये। अब देखो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर एक लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, तो उससे अगर हम लोग 2f डिस्टेंस पे एक रियल ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसकी जो इमेज बनती है वो 2f डिस्टेंस पे ही बनती है। मतलब if u is equal to minus 2f for a convex lens, then जो v आता है वो क्या आता है? प्लस 2f। तो ये 2f है, तो ये जो लेंस है, लेंस नंबर 1, ये इसकी फाइनल इमेज अपने से कितना दूर बनाएगा? 2f डिस्टेंस पे, और ये है टोटल f। तो यहाँ पर कहीं फर्स्ट इमेज बनी होगी I1, और टोटल ये डिस्टेंस 2f है और ये f है, तो ये वाली डिस्टेंस भी कितनी होगी? f होगी। अब ये जो I1 है वो इस लेंस नंबर 2 के लिए ऑब्जेक्ट की तरह से बिहेव करेगा, ठीक है। लेंस नंबर 2 के लिए I1 कैसे बिहेव करेगा? एज एन ऑब्जेक्ट। अब लेंस नंबर 2 क्या करेगा? एक इमेज बनाएगा जो लेंस नंबर 3 के लिए ऑब्जेक्ट की तरह से बिहेव कराएगा, और वो फाइनली इमेज बना रहा है कहाँ पर? यहाँ पर, अपने से 2f डिस्टेंस पे। थोड़ा सा यहाँ से रिवर्स सोचते हैं
कि लेंस नंबर 3 कितनी डिस्टेंस पे इमेज बना रहा है, 2f। तो लेंस नंबर 3 के लिए ऑब्जेक्ट भी कितना डिस्टेंस पे रहा होगा, 2f। मतलब फॉर दिस लेंथ, इस लेंस के लिए जो ऑब्जेक्ट रहा होगा वो 2f डिस्टेंस पे पीछे रहा होगा, और ये कितना है, f, और ये 2f है। तो यहां कहीं होगा क्या, ऑब्जेक्ट फॉर लेंस 3 विच इज नथिंग बट द इमेज फॉर्म्ड बाय लेंस 2। तो दिस इज I2, ओके। और ये डिस्टेंस भी कितनी होगी, 2f। और अगर ये डिस्टेंस 2f है तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये f/2 है, तो ये हो गया 3f/2। अब इस लेंस का ये क्या है, इमेज है, और इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट है ये, और ये डिस्टेंस कितना है, f/2, और ये f है, तो ये भी 3f/2 है। ठीक है। सो फॉर द मिडिल लेंस, फॉर द मिडिल लेंस क्या लिख सकते हैं बताओ, फॉर लेंस नंबर 2 इसका u कितना है, u इसके लिए ये ऑब्जेक्ट है, तो ये है प्लस 3f/2। v कितना है, इसके लिए इसने जो इमेज बनाई है, ठीक है, वो यहाँ है, -3f/2, और इसका फोकल लेंथ है f' जो हमें फाइंड करना है। ठीक है। तो अगर हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूले में इसकी वैल्यू रखेंगे, लेंस फार्मूला यूज़ कर लूँ अगर मैं, 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो यहाँ क्या रख सकते हैं, v कितना था, व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ v, -3f/2, तो -3f/2 माइनस +3f/2, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू 1/ उसका फोकल लेंथ मिडिल वाले का क्या था, f'। अब ये सिंपल सा कैलकुलेशन है, इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो f' की वैल्यू आ जाएगी कुछ माइनस इसका कुछ थर्ड ऑप्शन आ रहा था, -3f/4, -3f/4। ठीक है। हाँ, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला कहता है क्या कि ये सब क्लास के क्वेश्चन कराए हुए हैं। A negatively charged small ball with charge -20 picocoulomb and mass 1 milligram is placed at the center of a uniformly charged ring of radius 5 centimeter. The negatively charged ball is allowed to move only along the axis of the ring. The ball executes SHM with frequency of 1 kilohertz. तो कह रहा है कि बताओ कि बॉल पे कितना चार्ज होगा। तो हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है कि अगर ये कोई एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है एंड सपोज इसके ऊपर कुछ पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, +q का चार्ज है, और इसकी एक्सिस पे यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज है, मान लो वो -q0 है, मास m है, तो ये रिंग इसके ऊपर एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है, और अगर ये डिस्टेंस x है, सेंटर से अगर डिस्प्लेस कर रखा है x, तो फोर्स इसके ऑपोजिट में लगता है। तो उस फोर्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, -k q, फोर्स को क्या लिखेंगे, q × e। तो पहले फील्ड लिख लेते हैं, मैग्नीट्यूड में क्या होता है रिंग के एक्सिस पे, kqx/r² प्लस x² r² प्लस x² टू द पावर 3/2 इंटू ये वाला जो भी चार्ज है यहीं पे लिख देता हूँ q0, फोर्स ये आ गया। और पता है कि अगर इसका रेडियस कितना है r, और अगर x की वैल्यू ये r से बहुत कम होगी तभी SHM करता है, ठीक है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली क्या लिखा जा सकता है, -k q0 अपॉन x को r के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल मान लेंगे तो क्या आएगा, r² टू द पावर 3/2, r³ हो जाएगा,
और इंटू एक्स। साफ साफ दिख रहा है कि एफ जो है वो प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स है, ठीक है, माइनस ऑफ एक्स। तो ये एस एच एम है, और अगर एस एच एम है तो यही है फोर्स कांस्टेंट। दिस वैल्यू इज नथिंग बट फोर्स कांस्टेंट, जिसको मैं अभी, ये के है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो के नॉट लिख देता हूँ। के नॉट का मतलब है फोर्स कांस्टेंट, ठीक है। ऑल राइट, तो टाइम पीरियड क्या होता है जब एक पार्टिकल एस एच एम करता है? तो 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाई के, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा कितना? 1/2 पाई के बाई एम, के बाई एम। अब के का मतलब यहाँ के नॉट है, राइट। अब सारी वैल्यूज रख दो। 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ, ये जो भी के नॉट आया है क्या है? के क्यू नॉट अपॉन आर क्यूब और इंटू एम, ये है। अब हमको पता है कि इस एक्सप्रेशन में के क्या है, क्यू, सारी वैल्यूज हमको पता है। तो अगर इन सबको पुट कर दोगे, ठीक है, तो पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या था? 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ के क्यू नॉट और डिवाइडेड बाई आर क्यूब इंटू एम, आर क्यूब इंटू एम। और इसी को बोल रहा है 1 किलो हर्ट्ज, तो 1 किलो हर्ट्ज को हर्ट्ज में कन्वर्ट कर लो, इतने हर्ट्ज है। सारी वैल्यूज रख दो और इसे हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। के की जगह रख लेंगे 9 × 10⁻⁹। क्यू रिंग का चार्ज चाहिए, एंड क्यू नॉट जो है वो 20 पिकोफैरड है, तो 20 × 10⁻⁻12 और डिवाइडेड बाई आर क्यूब। आर रेडियस ऑफ द रिंग इज गिवन टू बी 5 सेंटीमीटर का क्यूब। मीटर, अगर मीटर में कन्वर्ट करके रखोगे तो क्या आ जाएगा? 125 × 10⁻⁻6 इंटू मास। एंड व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ मास? मास है हमारा 1 मिलीग्राम, तो ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 10⁻, किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 1 मिलीग्राम इज 10⁻, व्हाट? -6। 10⁻³ से ग्राम एंड देन किलोग्राम, और ये दिया हुआ 10⁻³ हर्ट्ज। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें क्यू नॉट की वैल्यू मिल जाती है अप्रॉक्सीमेटली 27.4। यहाँ से क्यू नॉट की वैल्यू सॉल्व करने पे स्क्वायरिंग वगैरह करके 27.4 मिली कूलम, राइट। नेक्स्ट, ये भी हम लोग क्लास में करते हैं ऐसे क्वेश्चंस। क्या है क्वेश्चन में कि अगर एक पार्टिकल है जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग चल रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, और उसका जो भी उसका मोमेंटम दे रखा है कितना? 120 यूनिट्स अबाउट अ रेफरेंस पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? तो कांस्टेंट वेलोसिटी से एक्स एक्सिस के अलॉन्ग चल रहा है, ठीक है। तो बताना मुझे, कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर एक पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलॉन्ग चल रहा है, मान लो कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और एक पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलॉन्ग चल रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, ठीक है। पार्टिकल का अगर कुछ मास है तो इसका एंगुलर मोमेंटम, कहीं पर भी कोई भी पॉइंट ले लिया जाए, ठीक है। मान लो एक पॉइंट हमने ले लिया यहाँ पर कहीं ले लिया, मान लो ये पॉइंट ए है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम पार्टिकल का अबाउट ए, और अगर इसको एक्स एक्सिस के पैरेलल ही डिस्प्लेस करके यहाँ कहीं ले आ दूँ, और एक पॉइंट है बी, तो ये डिस्टेंसेस तो बदल गई, बट
इसके लाइन ऑफ मोशन से ये वाला जो डिस्टेंस है दैट रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। पार्टिकल यहाँ रहे, अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल वो पॉइंट हमारा रेफरेंस वाला पॉइंट शिफ्ट होता रहेगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसका एंगुलर मोमेंटम हर जगह क्या होगा, सेम होगा। तो हमारे पास इस तरह का एक ऑप्शन है प्रेजेंट, डायरेक्टली हम लोग उसी को ही पिक करेंगे। इफ़ द रेफरेंस पॉइंट इज शिफ्टेड पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एंगुलर मोमेंटम विल श्योरली नॉट चेंज अबाउट इट, राइट। नेक्स्ट, एक इलेक्ट्रॉन है जो मूव कर रहा है 0.1% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट से और एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है जिसका मैग्नीट्यूड दे रखा है 2.5 गॉस दे रखा है और हमको पता है कि 1 गॉस में 10⁻⁻4 टेस्ला होता है, राइट। कितने एंगल पे एंटर करता है फील्ड से, 60 डिग्री पे। तो ये हेलिकल पाथ पे चलेगा। कह रहा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ हेलिकल टर्न्स इट टेक्स इन मूविंग 1 किलोमीटर ऑफ डिस्टेंस। तो देखो, अगर पार्टिकल को हमने इधर फेंका विद सम स्पीड v और इधर है मैग्नेटिक फील्ड और ये एंगल थीटा है, तो हमको पता है कि पार्टिकल जो है वो हेलिकल पाथ पे चलता है और इस हेलिकल पाथ का जो पिच होता है वो कांस्टेंट होता है और ये पिच होता क्या है, v का कंपोनेंट अलोंग b दैट इज v cos थीटा और इनटू इसका टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड क्या होता है, v cos थीटा और इंटू टाइम पीरियड है 2πm/qb, ठीक है। तो एक रिवॉल्यूशन करेगा तो पिच के बराबर की डिस्टेंस अलोंग द फील्ड ट्रेवल करेगा। तो मान लो उसने टोटल कितने रिवॉल्यूशंस किए, कैपिटल N, ठीक है। तो कैपिटल N रिवॉल्यूशंस किए और हर रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस आगे ट्रेवल कर रहा है, इक्वल टू दिस पिच। तो मैं क्या बोलूँगा कि 1 किलोमीटर चलने के लिए क्या होना चाहिए, n मल्टीप्लाइड बाई द पिच शुड बी 1 किलोमीटर, जिसको हम SI यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ से 10⁻³ मीटर, तो n क्या आ गया, 10⁻³ द पिच। अब पिच हमारा क्या है, v cos थीटा और इंटू 2πm, अब बाई क्यूबी को ऊपर लिख दिया। अब सारी वैल्यूज़ गिवन है, रख दो प्रॉपरली। Q कितना है, इलेक्ट्रॉन है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मैग्नेटिक फील्ड है, टेस्ला में हमें रखना होगा, तो 2.5 गॉस है तो 2.5 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। v स्पीड ऑफ लाइट है विच इज़ 0.1%, 0.1% मतलब 1/1000 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, मतलब कितना, 3 इंटू 10⁸ है ना स्पीड ऑफ लाइट। अब बाई 1000 कर देंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, 5 मीटर पर सेकेंड, राइट। और हमारा थीटा कितना है, थीटा है 60 डिग्री। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हम SI यूनिट में अगर ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। अब ये सारी वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर आता है वो 4500 से थोड़ा ज़्यादा, फिर 46,000 से थोड़ा सा ज़्यादा आता है। तो हमारा सही आंसर बन जाता है क्या, 45,000 से 47,000, ठीक है। ओके, अब इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट सर जो आ रहे हैं वो डिस्कस करेंगे। ओके, चलो, थैंक यू। तो लेट अस स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 ये आपका बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है और जनरल काइनेमेटिक्स का कंसेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है। इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है, इनसाइड अ सिलेंड्रिकल वेल एट द बॉटम एंड टचिंग द वॉल a red ball is thrown at an angle of 45 degree to the horizontal towards diametrically opposite end of the wall, and it hits the wall after a time interval of v√2 over g. v is the magnitude of initial velocity of the red ball, जिससे इसको फेंका गया है। तो पहले हम इसका पहले
पार्ट को थोड़ा सा एलेबोरेट करते हैं कि हमारे पास जैसे मान लो कि एक कोई वेल है, वेल सिलेंड्रिकल है, लेकिन हम इसको सिंपल फॉर्म में ऐसे दिखा रहे हैं और डायमेट्रिकली अपोजिट एंड की तरफ फेंका गया है। तो हम ये मान लेते हैं कि ये इसका बेस आपका सर्कुलर होगा, सिलेंड्रिकल है। तो यहां से हमने एक बॉल को फेंका, किस एंगल पे? बोला कि 45 डिग्री के एंगल पे हॉरिजेंटल के साथ, और हमने v स्पीड से थ्रो किया। अब ये बॉल जाता है, कितने समय में जाकर के फिर से ये वॉल को टच करेगा? यानी कि हम वेल के वॉल से यहां बॉटम से फेंके हैं और इसको टच करने का जो समय दे रखा है, ये रेड बॉल की हम बात कर रहे हैं, इसको हम RB लिख लेते हैं। RB इज द रेड बॉल। तो रेड बॉल कितने समय के बाद जाकर के इसको हिट करता है? तो दैट टाइम इज गिवन। रेड बॉल का जो टाइम हमारे पास दे रखा है वो दे रखा है √2v डिवाइडेड बाई g। इतने समय के बाद रेड बॉल डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पे जाकर के हिट करता है। अब एग्जैक्टली यहीं पे क्यों हिट करेगा? क्योंकि इस गिवन डाटा के हिसाब से अगर आप इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करते हैं तो टाइम ऑफ फ्लाइट का हमारे पास फॉर्मूला क्या है? तो आप लिख सकते हैं 2v sin 45 डिवाइडेड बाई g। ये टाइम ऑफ फ्लाइट का आपका फॉर्मूला है। एग्जैक्टली इसकी वैल्यू जो आएगी, अगर इस टाइम ऑफ फ्लाइट के फॉर्मूले का हम यूज करें तो ये इसी के बराबर आएगा। यानी कि ये बॉटम से फेंका गया है और दोबारा ये बॉटम पे ही आकर के आपका हिट करेगा। रेड बॉल की अगर हम बात करते हैं तो 3 अलग अलग बॉल की यहां पे बात की जा रही है। पहले बोला कि रेड बॉल को हमने फेंका है 45 डिग्री के एंगल पे और ये इतने समय के बाद फिर से जाकर के बॉल को हिट करता है। फिर अगला जो पार्ट यहां पे कह रहा है कि ब्लैक बॉल को, आइडेंटिकल ब्लैक बॉल, सेम शेप, सेम मास, इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम द बॉटम ऑफ द वेल विथ ए काइनेटिक एनर्जी हाफ टू दैट ऑफ द रेड बॉल। अब यहां पे एक सेकंड बॉल की बात कर रहा है। यहां से एक ब्लैक बॉल को हम फेंक रहे हैं और इस ब्लैक बॉल को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में हम फेंक रहे हैं। कितनी वेलोसिटी से मालूम नहीं, हमने लिखा v डैश इसका ब्लैक बॉल का वेलोसिटी है। ये ब्लैक बॉल यहां से आपका थ्रो किया जा रहा है, जहां से रेड बॉल को आपने थ्रो किया था वहीं से। लेकिन इस बॉल का मास क्या है? इसका मास लिखा उतना ही है जितना कि इस रेड बॉल का मास है, बट इज हैविंग हाफ द काइनेटिक एनर्जी टू दैट ऑफ द रेड बॉल। रेड बॉल की जितनी काइनेटिक एनर्जी है उसका आधा इसका है। तो ब्लैक बॉल के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ब्लैक बॉल का काइनेटिक एनर्जी क्या है भाई? तो ब्लैक बॉल की काइनेटिक एनर्जी हमारे पास है हाफ ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रेड बॉल। लिख लेते हैं इसका एक्सप्रेशन। मासेस आर सेम, तो काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखेंगे? 1/2 टाइम्स ऑफ m इंटू वी डैश का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ, और इसका काइनेटिक एनर्जी रेड बॉल का अगर लिखोगे तो ये अपने को मिल जाएगा हाफ mv स्क्वायर। तो इस पूरे कैलकुलेशन में वी डैश की अगर हम बात करें तो वी डैश जो हमारा होगा दैट विल बी v/√2। अब ब्लैक बॉल जाएगा और वापस लौट करके आएगा। हमने इस वी डैश वेलोसिटी से फेंका और ये वापस लौट करके बॉटम पे आएगा दोबारा, वेल के बॉटम पे। तो कितने समय के बाद आएगा? तो इसको जाने और आने का जो ब्लैक बॉल का टाइम हमारा होगा वो हम कितना लिख सकते हैं भाई? जाने का समय v डैश बाई जी, मोशन का इक्वेशन यूज कर लो, v इज इक्वल टू u प्लस at का यहां पे इस्तेमाल कर लिया। तो v बराबर u प्लस at का यूज करके अगर हम इसको देखें तो ये मिल जाएगा हमारे पास 2v डैश डिवाइडेड बाई g। टोटल टाइम जाने और आने का कुल मिलाकर के अगर देखा जाए और इसको भी कैलकुलेट करते हैं तो दिस टाइम विल कम आउट टू बी √2v/g। यानी कि इसको जाने और आने का समय उतना ही लगा जितना रेड बॉल को यहां से यहां आने का समय लगा। अब यहां क्वेश्चन के अगले पार्ट में कह रहा है कि एक ग्रीन बॉल हमारे पास है जिसका मास रेड बॉल का आधा है। इसको कहां से? बॉटम ऑफ द वेल से हमने थ्रो किया है। कहां से किधर की तरफ थ्रो किया? तो डायमेट्रिकली अपोजिट टू द रेड बॉल, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी इसका क्या है? रेड बॉल का आधा है। देखो ग्रीन बॉल के बारे में कह रहा है कि ग्रीन बॉल का मास भी आधा है रेड वाले का, और इसकी काइनेटिक एनर्जी भी आधी है। और कहां से फेंका जा रहा है? तो जहां से आपका ये फेंका गया था, जहां से ये बॉल आपका फेंका गया था रेड बॉल, इसके डायमेट्रिकली अपोजिट। यानी कि इस जगह से हम एक ग्रीन बॉल को थ्रो कर रहे हैं, यहां से ग्रीन बॉल को थ्रो कर रहे हैं। अब इसका थ्रो करने का वेलोसिटी मान लेते हैं कि v डबल डैश है। ये वेलोसिटी आपका v डबल डैश है, ठीक है। तो v डबल डैश अगर है, ग्रीन बॉल की वेलोसिटी को हमने एज्यूम कर लिया और ग्रीन बॉल का मास क्या है? इज m/2। तो हम अगर आते हैं इस
ग्रीन बॉल की काइनेटिक एनर्जी वाले पार्ट को देखें कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस ग्रीन बॉल दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रेड बॉल। तो ये हम यहां पे देख लें तो ग्रीन बॉल का लिखा जाएगा 1/2, मास इज हाफ ऑफ द रेड बॉल, वेलोसिटी इज v डबल डैश, स्पीड आप कह सकते हो 1/2 टाइम्स ऑफ 1/2 टाइम्स ऑफ m इंटू v का स्क्वायर। तो अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करके देखें तो v डबल डैश की वैल्यू जो हमारे पास आ रही है दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू v। v डबल डैश जो हमारे पास है वो v के बराबर हो गया, यानी कि ग्रीन बॉल का जो स्पीड होगा दैट विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू द स्पीड ऑफ द रेड बॉल। हाँ, इधर से फेंका गया, अब इधर से फेंका गया तो ये यहां पे आकर के गिरेगा, ये फेंका गया तो यहां पे गिरेगा। लिखा है इसमें अगले पार्ट में क्या लिखा है कि भी हमने इसको फेंक तो दिया, अब फेंक दिया तो ये कहां पे गिरा, डायमेट्रिकली अपोजिट टू द रेड बॉल विद काइनेटिक एनर्जी हाफ टू दैट ऑफ। अब देखो इसमें कुछ कहा नहीं है, ग्रीन बॉल के बारे में कुछ ये नहीं कहा कि कौन सी डायरेक्शन में फेंका गया है, कौन सी डायरेक्शन में फेंका गया है, लेकिन डायमेट्रिकली अपोजिट एंड से फेंका गया, स्पीड आपका सेम है। तो हम ये मान करके चल रहे हैं कि इस बॉल को भी इसने 45 डिग्री के एंगल पे फेंका होगा। तो 45 डिग्री के एंगल पे अगर इसको सिमेट्रिकली फेंका, जैसे रेड को फेंका था उसी तरीके से अगर इसको फेंक दिया यहां से 45 डिग्री के एंगल से, और कोई दूसरी पॉसिबिलिटी यहां पर समझ नहीं आ रही है, तो ये जो आपका ग्रीन बॉल है जहां से रेड बॉल फेंका गया है वहीं पे जाकर के फॉल करेगा, ये वाली चीज यहां पे आकर के गिरेगी। और इसका अगर टाइम ऑफ फ्लाइट, चूंकि एंगल सेम है, स्पीड आपका सेम है, तो इसको यहां से यहां जाने का समय और रेड बॉल को यहां से यहां आने का जो समय आपका होगा, ये दोनों टाइम आपका सेम होगा। अगर हम ग्रीन बॉल का टाइम ऑफ फ्लाइट यहां पे लिखते हैं तो ग्रीन बॉल का टाइम ऑफ फ्लाइट कितना लिखा जा सकता है, यह आपका लिखा जा सकता है 2 टाइम्स ऑफ v इंटू साइन 45 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई g। तो इसका समय अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, √2v डिवाइडेड बाई g। यानी ग्रीन बॉल का टाइम, ब्लैक बॉल का टाइम ऑफ जाकर के वापस आने का, और यहां पे जो आपका रेड बॉल है इसका जो टाइम है, तीनों के समय आपके इक्वल हैं। तो अगर हम गिवन ऑप्शंस में से देखें कि कौन कौन से हमारे ऑप्शंस यहां पे करेक्ट होंगे, तो सी एंड डी आर द करेक्ट ऑप्शंस। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है एलसीआर सर्किट से, आरएलसी सीरीज सर्किट की बात यह कर रहा है, एसी सर्किट आपका है। तो इस एसी सर्किट में थोड़ा सा एक ट्विस्ट क्या है कि वो कह रहा है कि इंडक्टर, नॉर्मली हम लोग इंडक्टर जो लेते हैं वो आइडियल इंडक्टर लेकर के काम करते हैं, यहां पे कह रहा है इंडक्टर इज नॉट आइडियल। इंडक्टर का भी अपना एक रेसिस्टर है, और इंडक्टर का रेसिस्टेंस कितना लिखा हुआ है, तो यहां पे ये मार्क किया हुआ है कि इंडक्टर का जो रेसिस्टेंस है दैट इज स्मॉल आर। और इस इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ इंडक्टर के अलावा एक रेसिस्टेंस और एक कैपेसिटर, ये सब सीरीज में आपके लगे हुए हैं। तो इस सर्किट को सिंप्लीफाई करने के लिए हमें काम क्या करना होगा कि हम यहां पे देखेंगे, पहले लेट अस ड्रॉ ए फिगर, एक हम यहां पे बना लेते हैं। इंडक्टर हमने दिखा दिया, इंडक्टर के बाद इसका एक इंटरनल रेसिस्टेंस जो इसी का पार्ट है, पार्ट ऑफ इंडक्टर आपका है, इसके बाद एक कैपेसिटर, और कैपेसिटर के बाद हम दिखा देते हैं एक रेसिस्टर, और इसको पूरा हम यहां पे एसी के साथ, एक एसी सोर्स के साथ हमने इसको कनेक्ट कर दिया। मान लो कुछ इसका है, वोल्टेज का इक्वेशन हम कुछ लिख लेते हैं, होगा V नॉट साइन ओमेगा टी टाइप का कुछ एज्यूम कर लेते हैं। हालांकि इसको V नॉट नहीं लिखा हुआ है, इसको V नॉट की जगह पे ये कह रहा है कि भी ये V नॉट आपका नहीं है, ये Vm है, मैक्सिमम वोल्टेज का कुछ वैल्यू यहां पे दे रखा है, तो इसको हम Vm यहां पे कर देते हैं, मैक्सिमम वोल्टेज आपका है। अब जरा देखिए सीरीज एसी सर्किट को कैसे हम शॉर्ट करेंगे। ये आपका L है, इसी का इंटरनल रेसिस्टेंस, ये कैपेसिटर, और ये आपका जो रेसिस्टेंस हमारा है, एक्चुअली रेसिस्टेंस नाम से जिसको ये कहना चाह रहा है। अब हम यहां पे बात करते हैं कि भाई हमारा करंट क्या होगा, तो सीरीज कॉम्बिनेशन है तो करंट विल बी सेम फॉर ऑल। मान लो किसी इंस्टेंट पे करंट इधर से इधर को जा रहा है और वो करंट की वैल्यू आपके पास आई यहां पर लिखी हुई है। अब हम बात करें कि इसके क्रॉस जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसको हमने VL लिखा, इसके क्रॉस जो इसका रेसिस्टर है, इसके क्रॉस हमने इसको सेपरेट करके दिखाया है, इसको हमने VR कर दिया, इसको हमने VC कर दिया, और इधर को फिर से हम देखें तो ये आपका VR हो जाएगा। अब ये सारे जो आपके पोटेंशियल डिफरेंसेस हैं वो किसके इक्वल होंगे, ये होगा IXL, ये होगा IR, ये IXC, और इसको I कैपिटल R के उसमें फॉर्म में आप लिख सकते हैं। फेजर डायग्राम की अगर हम बात करते हैं तो फेजर डायग्राम क्या होगा भी, तो फेजर डायग्राम आपका कहता है कि भाई अगर हमने मान लो करंट को कॉमन इधर को दिखा दिया, तो करंट इधर दिखाने के बाद हमारा VR किधर जाएगा, बोला सेम सेंस में, सेम फेज में आपका रहेगा। ये वाला VR
जो वोल्टेज आपका है ये भी आपका सेम फेज में रहेगा करंट के साथ, लेकिन इसका जो VL है वो किस फेज में जाएगा, तो VL आपका लीड करता है तो VL इधर जाएगा, और VC जो आपका है वो इधर की तरफ गया, ये आपका VC हो गया। अब रेजोनेंस का कंडीशन क्या होता है, तो कंडीशन फॉर रेजोनेंस जो आपका है वो ये होता है कि करंट और वोल्टेज का फेज आपका आइडेंटिकल हो। तो करंट और वोल्टेज का फेज आइडेंटिकल तब हो सकता है, यहीं पे हम अगर इसको नोट डाउन कर लेते हैं कि फॉर रेजोनेंस क्या होना चाहिए। तो रेजोनेंस के लिए अगर हम देखें तो फॉर रेजोनेंस VL मस्ट बी इक्वल टू VC। VL इज इक्वल टू VC का मतलब ये नहीं समझ लेना है कि पूरे इंडक्टर का यहां पे हमने कह दिया सेम होगा, नहीं, पूरे इंडक्टर का अगर वोल्टेज देखना होगा कि कितना होगा तो रेसिस्टेंस जो स्मॉल r लिखा गया वो भी इसी का पार्ट है। हम प्योरली इंडक्टर और प्लस हमने एक रेसिस्टर करके इसको अलग सेपरेट कर दिया, तो VL जो हमारा है वो VC के बराबर होगा, और फिर इसके बाद ये टोटल वोल्टेज आपका ये रह जाएगा VR प्लस VR, और करंट आपका ये रह जाएगा, तो फिर रेजोनेंस की कंडीशन आपकी बन जाएगी। तो रेजोनेंस की कंडीशन के लिए ये तो आपको यहां पे समझ आ गया। अब आपको समझना है यहां पे ऑप्शन क्या क्या कह रहे हैं। भी कह रहा है कि व्हेन F इज इक्वल टू रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ L एंड C हैज नॉन जीरो एम्पलीट्यूड। यानी कि इस पूरे L और C के अक्रॉस वोल्टेज देखें तो कितना मिलेगा, जब ये दोनों इक्वल हो गए तो ये तो आपस में कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारे पास टोटल, इनका फेज अपोजिट है, इक्वल इनकी वैल्यू है, ये आपस में कैंसिल आउट हो गए। तो हम अगर बात करते हैं कि L और C के अक्रॉस कंबाइंड हमारा जो मिलेगा, L प्लस C के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा, सॉरी इसको हम C प्लस L कर देते हैं, तो ये वोल्टेज किसके बराबर होगा, VR के इक्वल, विच इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये नॉन जीरो आपका होगा, ये जीरो नहीं होगा, ठीक है, वोल्टेज जीरो नहीं होगा। हां, अगर यही इंडक्टर आइडियल होता, इंडक्टर का कोई भी इंटरनल रेसिस्टेंस नहीं होता, तो हम कहते कि जो आपका इंडक्टर और कैपेसिटर का ग्रुप है इसके अक्रॉस टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना बनेगा, तो दैट टोटल पोटेंशियल डिफरेंस वुड बी जीरो। लेकिन यहां पर इस केस में आपका नहीं कहा जा सकता है, तो ये कह रहा है कि नॉन जीरो इसका होगा एम्पलीट्यूड पोटेंशियल का, तो डेफिनेट सी बात है कि भाई टोटल जीरो नहीं आ रहा है तो नॉन जीरो एम्पलीट्यूड आपको मिलेगा। फिर कह रहा है जो आपका सेकंड स्टेटमेंट यहां पर है कि F इज इक्वल टू रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट, करंट इन द सर्किट हैज एम्पलीट्यूड लेस देन VM बाई R। अब करंट क्या होगा, तो यहां पे देखो ना भाई, जो हमारे पास नेट वोल्टेज आ गया, टोटल जो अप्लाइड वोल्टेज तुम्हारा V है वो किसके इक्वल आ गया, VR प्लस VR, और इनकी वैल्यू अगर देखें तो ये क्या मिलेगा, दिस इज योर I इंटू स्मॉल r, और ये क्या मिलेगा, I इंटू कैपिटल R। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग लिखा गया, तो अब I की वैल्यू जो अपने पास आ गई वो कितनी आ गई, V बाई R प्लस R। और ये जो वैल्यू आपका है, अगर हम I का मैक्सिमम वैल्यू लिखना चाहते हैं, पीक वैल्यू अगर लिखना चाहते हैं, तो वोल्टेज का पीक वैल्यू डिवाइडेड बाई R प्लस R आपको करना पड़ेगा। अब इसको देखा जाए, जो यहां पे मैक्सिमम करंट आपको मिल रहा है वो VM बाई R से तो कैसा मिल रहा है, छोटा मिल रहा है। ये क्वांटिटी आपकी छोटी है, डिनोमिनेटर को आप अगर कंपेयर करके देखें तो ये क्वांटिटी आपकी छोटी है और ये क्वांटिटी आपकी बड़ी है, तो ये इससे आपका छोटा आएगा। तो यानी कि यहां पे दोनों ही स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं, तो इसका आंसर आपका जो बनेगा वो ए यहां पे होना चाहिए। अब अगले प्रश्न की तरफ हम आते हैं। ये आपका बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है मैग्नेटिज्म से, बायोसेवर्ट लॉ का जो आप ये सब फॉर्मूला पढ़ते हैं, इनफाइनाइट वायर का मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, तो इसके ऊपर बेस्ट आपका ये क्वेश्चन है। दो हमारे पास वायर्स हैं, एक में करंट आपका 3 एंपियर है, एक में करंट आपका 9 एंपियर है, ठीक है। दोनों के बीच का डिस्टेंस यहां पे 1.8 मीटर दे रखा है, और गिवन ऑप्शंस में से आपको सेलेक्ट करना है कि क्या क्या होगा। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन आ रहे हैं वो आ रहे हैं ए और सी, मतलब हमारा जो पेपर का कोड है इसके हिसाब से ए और सी आपका आ रहा है। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड एक तो कह रहा है, जो आपका करेक्ट ऑप्शन है कि इस वायर के लेफ्ट में एक पॉइंट होगा जहां पे फील्ड आपका जीरो होगा। डेफिनेटली कैसे जीरो होगा, देखो दोनों वायर को अगर हम यहां पे एक बार रीड्रॉ करके देखते हैं और दोनों की फील्ड लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं, तो फील्ड लाइन को अगर हम ड्रॉ करेंगे तो हमारे को क्या मिलेगा, एक वायर यहां पर है जिसमें करंट आपका डॉट है, 3 एंपियर का करंट है, और एक दूसरा वायर यहां पे रखा गया है, यह आपका है, इसमें करंट है 9 एंपियर का। दोनों के बीच का सेपरेशन जैसा हमारे पास दे रखा है दैट इज 1.8 मीटर, और पॉइंट हमें इधर को देखना है,
ऑब्वियस सी बात है, इसका अगर देखोगे तो इसका फील्ड किस तरफ जाएगा? अगर हम यहां पे राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करते हैं तो इधर कहीं कोई पी पॉइंट अगर आप लेते हो तो इस पी पॉइंट पे इसका जो फील्ड होगा पहले वाले वायर का, वो इधर की तरफ जाएगा। राइट हैंड रूल से अगर देखा गया ये ऐसे जाएगा। हाँ, अगर इसका फील्ड हम देखें, 9 एंपियर करंट जिसमें आपका है, इसका फील्ड किस तरफ जाएगा? तो इसके फील्ड का डायरेक्शन कहीं इधर की तरफ जा रहा होगा एट द सेम पॉइंट पी। ये मान लो वायर नंबर 1 हमने लिखा, ये हमने वायर नंबर 2 लिखा, या इसमें ए और बी लिख रखा है तो हम भी इसका नाम ए और बी ही कर देते हैं। हमने इस वायर को ए कह दिया और इस वायर को हमने बी कह दिया। तो ये जो आपका है किसका फील्ड है? दिस इज द फील्ड ऑफ वायर ए और ये फील्ड है आपका बी। तो डायरेक्शन अपोजिट है, तो यहां पे देयर इज अ फेयर चांस कि आपका टोटल मैग्नेटिक फील्ड कहीं ना कहीं आपका जीरो हो जाए। तो मान लो कि एक्स डिस्टेंस पे कहीं आपका जीरो हो रहा है या नहीं हो रहा है, चेक कर लो, और होना तो चाहिए, है ना। न्यूट्रल पॉइंट का कंसेप्ट आपको जैसे पता होगा, तो इस पॉइंट पे अगर हम कैलकुलेशन कर ही ले तो कर लेते हैं, तो क्या मिलेगा? ये डिस्टेंस को एक्स हमने एज्यूम कर रखा है, तो भाई इसका फील्ड अगर लिखोगे तो ये आ जाएगा म्यू नॉट आई मींस 3 डिवाइडेड बाई 2 पाई, इनफाइनाइट वायर है 2 पाई और डिस्टेंस आपका एक्स है, इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू 9 डिवाइडेड बाई 2 पाई और इधर लिखा 1.8 प्लस एक्स। इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लो भाई, 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, म्यू नॉट आपका कैंसिल हो जाएगा, ये 3 के साथ ये 3 कैंसिल हो गया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 3x इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू 1.8 प्लस x आपका हो गया, और यहां से x की वैल्यू को देखी जाए तो 0.9 मीटर, यानी एक पॉइंट मिलेगा यहां से 0.9 मीटर के डिस्टेंस पे, जहां पे टोटल फील्ड आपका क्या हो जाएगा? वो जीरो यहां पर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अगले ऑप्शन की। कह रहे देयर कैन बी पॉइंट ऑन द राइट ऑफ द वायर बी वेयर द नेट मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। नहीं, ये आपका देखिए इधर के रीजन में कहीं पर भी अगर हम बात करते हैं तो इधर के रीजन में हमेशा 9 एंपियर का मैग्नेटिक फील्ड जो आपका है ये स्ट्रांग होगा और इसका फील्ड वीक होगा। डायरेक्शन तो अपोजिट होंगे, इस तरफ भी अगर देखा जाए तो इस 9 वाले का फील्ड इधर को जाएगा, यानी बी का फील्ड जो आपका है वो इस तरफ जाएगा, है ना। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बी इधर को चला गया, और इसका फील्ड अगर हम देखें राइट हैंड रूल से तो इसका फील्ड किधर की तरफ जाना चाहिए? तो ये आपका ऊपर की तरफ जाना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शंस आर अपोजिट, लेकिन न्यूट्रल पॉइंट इस तरफ आपको नहीं मिलेगा, स्मॉलर करंट की तरफ आपको न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा, तो सो बी ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन सी की बात करते हैं। देयर कैन बी अ पॉइंट इन बिटवीन द वायर बी ए एंड बी क्लोजर टू ए where the magnetic field produced by the two wires will be same in the same direction but has equal magnitude। हो सकता है, देखो बीच में क्या है, अगर ए और बी के बीच में कोई पॉइंट आप लेते हो तो इसका जो फील्ड जाएगा ये ऊपर की तरफ जाएगा। अगर हम ए का फील्ड देखें तो ए का फील्ड ऐसे जाएगा, और बी का फील्ड अगर हम देखते हैं तो बी का फील्ड देखा जाए तो बी का फील्ड करंट आपका इधर की तरफ, तो इसका भी फील्ड ऊपर की तरफ जाएगा। तो मैग्नीट्यूड टोटल तो जीरो नहीं हो सकता, लेकिन दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल जरूर कहीं ना कहीं हो सकते हैं, और वो पॉइंट किसके क्लोजर होगा? तो ऑब्वियस सी बात है कि जो स्मॉलर करंट है उसके क्लोजर होगा, अगर सेम मैग्नीट्यूड आप करना चाहते हो। कैलकुलेशन के लिहाज से अगर देखो तो मान लो कि इसको वाई डिस्टेंस पे आपका ये आ रहा है, तो ये वाई डिस्टेंस पे आ रहा है और दोनों के मैग्नीट्यूड को इक्वल हम करना चाहते हैं, तो म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई, यहां पे लिख लेंगे 2 पाई वाई, और इधर को लिखा जाएगा म्यू नॉट टाइम्स ऑफ 9 डिवाइडेड बाई, इधर लिखा गया 2 पाई इंटू 1.8 माइनस वाई। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल गेट सम वैल्यू ऑफ y, और क्या मिलेगा? तो 3y इज इक्वल टू कितना हो गया? 1.8 माइनस y। तो y की वैल्यू यहां से कैलकुलेट करें तो ये मेरे को शायद आ रहा था 0.45 मीटर, यानी कि अब इसका डिस्टेंस देखें तो किसके नजदीक आ रहा है? ऑब्वियस सी बात है ए के नजदीक आ रहा है, ए के क्लोजर आ रहा है, और बी से इसका डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा होगा, है ना। तो यहां पर एक ऐसा पॉइंट आपको मिलेगा जहां मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन आपका वो तो सेम रहेगा ही रहेगा, डायरेक्शन अपोजिट होने का कोई चांस नहीं बनता है। अब फिर करें देयर कैन बी अ पॉइंट Q ऑन द राइट ऑफ द वायर B where net magnetic field is in the upward direction parallel to the plane of paper। तो भाई नेट मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा इस तरफ नेट मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में? क्योंकि इस रीजन में बी का फील्ड बड़ा है और बी का फील्ड जो हम देख रहे हैं वो जा रहा है नीचे की तरफ, तो अपवर्ड डायरेक्शन में नेट कैसे जाएगा? नेट अपवर्ड डायरेक्शन में तब जाता जब ए का फील्ड का मैग्नीट्यूड बड़ा होता बी के फील्ड के मैग्नीट्यूड से, जो कि यहां पर है नहीं, है तो ये वाला बड़ा, इसके नियरर आप हो, तो जिसके नियरर हो करंट का मैग्नीट्यूड भी बड़ा है तो इसका फील्ड डोमिनेट कर रहा है, तो नेट फील्ड कभी ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, वो आपका नीचे की तरफ ही रहेगा। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, नंबर 52। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में आपको
स्टीफन्स लॉ का यूज करना है। रेडिएशन के ऊपर आपका बेस्ट ये क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ आपको डाटा वेरीफाई करना, बाकी और कुछ भी नहीं है। दो आपकी ब्लैक बॉडीज हैं जिनका इमिजन जो हो रहा है वो किस रेशियो में हो रहा है, 2:5 रेशियो में इमिजन हो रहा है। तो मान लो कि दो बॉडी जो हमारे पास हैं ए और बी, तो EA डिवाइडेड बाई EB हमारे पास जो लिखा गया है वो हमारा क्या लिखा गया है, दैट इज 2/5। अच्छा, अगर हम इसको थोड़ा सा लिखें एलेबोरेट करके, ये क्या होगा, तो सिग्मा एरिया, आइडेंटिकल बॉडीज हैं, आई है होप। अच्छा, ना भी हो आइडेंटिकल तो हमें क्या फर्क पड़ता है, हम यहां लिख लेते हैं इसका एरिया कितना होगा। तो एरिया को हम क्या लिख लेंगे, पाई DA स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई DA स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 कर दो, या 2 ही लिख सकते हो, और TA का पावर 4 हो गया, डिवाइडेड बाई इसको क्या लिखोगे, सिग्मा 2 पाई DB का स्क्वायर, है ना। एक मिनट रुक जाइए, यहां पे थोड़ा सा ये आपका 4 नहीं होगा, बल्कि हम लोग एरिया जो लिखेंगे डायमीटर के फॉर्म में, जब एरिया लिखेंगे तो डायमीटर के फॉर्म में एरिया क्या आएगा, ये आपका सिर्फ हो जाएगा पाई DA स्क्वायर, और ये आपका आ जाएगा पाई DB स्क्वायर, ठीक है। और इधर लिखेंगे TB का पावर 4 एंड इज इक्वल टू 2/5, ठीक है। अब यहां से देखा जाए तो हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट क्या आ रहा है, ये रिजल्ट आ रहा है DA का स्क्वायर और DA बाई DB का स्क्वायर और TA बाई TB का पावर 4 एंड इज इक्वल टू 2/5, ठीक है। अब हमारे पास जो ऑप्शंस दे रखे हैं वो ऑप्शंस में, जैसे हम एक ऑप्शन को यहां पे आपको बता देंगे तो बाकी सारा आप कर लोगे। बॉडी बी इज 20% हॉटर। हॉटर का मतलब यहां पे पहला ऑप्शन अगर हम देखें तो पहले ऑप्शन में क्या आ रहा है कि TB जो आपका लिखा जाएगा 1.2 टाइम्स ऑफ TA, 20% उससे ज्यादा इसका टेम्परेचर है जी। और फिर कहना चाह रहा है डायमीटर के बारे में, लार्जर 10% लार्जर इन डायमीटर देन बॉडी A, यानी कि B का जो डायमीटर है वो कितना है, दैट इज 1.1 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ A। 10% लार्जर का मतलब यही होता है। अब देखिए यहां से आपको मिल गया TB बाई TA, या TA बाई TB आप लिख सकते हो कितना होगा, यहां से मिल गया DA बाई DB। तो अगर इस डाटा को यहां पे पुट करके हम देख रहे हैं तो जो LHS की वैल्यू आ रही है इस डाटा को पुट करने के बाद वो 2/5 के ऑलमोस्ट इक्वल आ जा रही है। इसका मतलब ये वाला कंडीशन हमारा बिल्कुल सही हो गया। इसी तरीके से हमने सारे ऑप्शंस को चेक किया है कैलकुलेशन करके, तो हमारा एक ऑप्शन जो और सही आ रहा है वो C ऑप्शन आपका करेक्ट आ रहा है। इसका भी जो टेम्परेचर और डायमीटर का रिलेशन दे रखा है उस टेम्परेचर और डायमीटर के रिलेशन को इस इक्वेशन में डालेंगे तो LHS और RHS हमारे सेटिस्फाई हो रहे हैं। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका A और C हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद आगे सर आपका कंटिन्यू करेंगे। यह क्वेश्चन आपका 52 था। थैंक यू।